तो देखिए अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैराडेज के एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसने क्या, एक सर्कुलर कॉइल लेकर के, कंडक्टिंग कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल का मतलब अगर करंट होगी तो वो पास होगी, और पास होगी तो इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा अगर करंट इसमें से फ्लो होगी तो। बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है, यानी कि माइक्रो एम्पियर तक को ये इजीली मेजर कर लेगा, है ना, या उससे भी कम की करंट को मेजर कर लेगा। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वी हैव यूज। राइट, लेट्स सपोज एक मैग्नेट लिया, क्योंकि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट मैग्नेट के थ्रू किया था, तो एक मैग्नेट लिया और उसने क्या किया, ये मैग्नेट को हमने मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसको जब ये इस तरह से मैग्नेट है और उसको ये इसकी पास में लेकर के जा रहा है, यानी कि when there is motion of magnet towards the coil, then we observe that the galvanometer provides a deflection in one of the side, either right or left. अभी देखेंगे कि किधर होना चाहिए, वो भी देखेंगे, है ना। So let's suppose it is providing the deflection in right side. It is providing the deflection in right side. तो ये डिफ्लेक्शन इधर प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब मान लेते हैं कि इसमें करंट इधर ऐसे आई होगी कि करंट इधर से, जिधर से करंट जा रही है उधर उसी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो हुई, ठीक है, ऐसे फ्लो हुई। और जैसे ही इसको जब पास में लेकर के, जब तक पास में लेकर के जा रहे हैं तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही यहां पर हमने इस मैग्नेट को रोक दिया, पास में ले गए और इस मैग्नेट को रोक दिया मान लीजिए, यानी कि यहां पे मोशन हो गई 0, तो ये जो यहां पे था ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यानी कि 0 पोजीशन पे आ गया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया। तो अगर आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो टुवर्ड्स द conducting coil, then galvanometer shows the deflection till there is motion, and when the motion of the magnet will be stopped, है ना, इसको हमने स्टेशनरी रख रखा है सब कॉइल को अभी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो whenever the motion of the magnet would be stopped, then we observe that there will be no deflection in the galvanometer. It will again come to the null deflection condition, ठीक। अब हुआ क्या, अब ये पास में था, हम इस पास में से इसको दूर ले जा रहे हैं। कब दूर ले जा रहे हैं, मोशन के दौरान ही इसको दूर ले जा रहे हो, या आप ये अगर पास में है तो आप पास में से इसको दूर लेके जा रहे हो। तो अभी यहां पे था, इसकी मोशन को मैंने अवे कर दिया, तो हमने देखा जैसे ही इससे दूर जा रहा है, इसका जो डिफ्लेक्शन था वो पलटी मार गया, यानी इधर पहले राइट में आया था डिफ्लेक्शन, पहले इधर था, तो गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में, पहली कंडीशन की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर दिया, और ये देता रहा जब तक ये मोशन हम इधर करवाते रहे, अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑब्वियसली, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो सर्टेन डिस्टेंस जहां तक मोशन करवाओगे इसके अंदर से ये डिफ्लेक्शन बना रहा, और ये डिफ्लेक्शन इधर आया, इसका मतलब करंट इधर आई होगी, इधर आई होगी, कुछ करंट इधर आई होगी, करंट ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, इस तरीके से कुछ करंट फ्लो हुई, ये कुछ करंट इस तरीके से फ्लो होना इसमें स्टार्ट हुई। जैसे ही फिर से इसको रोक दिया, फिर से ये डिफ्लेक्शन वापस से 0 कंडीशन पर आ गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा कंडक्ट। अब क्या किया, अब हम मैग्नेट को के पोल्स हमने चेंज कर दिए, इसको पलटी मार दिया, यानी कि साउथ इधर नॉर्थ इधर। अब अगर इसकी मोशन जब इधर लेकर के जा रहे हैं, तो देखा गया कि अगर पहले डिफ्लेक्शन इधर था, तो अब इस सिचुएशन के रेस्पेक्ट में जो गैल्वेनोमीटर है, इट वाज शोइंग द डिफ्लेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस डायरेक्शन। कि पहली सिचुएशन में राइट में डिफ्लेक्शन था अगर मोशन टुवर्ड्स द कॉइल थी, इफ नॉर्थ पोल वाज टेकन, देन इफ द साउथ पोल विल बी टेकन टुवर्ड्स द कॉइल, then the deflection of the galvanometer changes in the opposite direction of the previous case, ठीक। फिर से जब उसको पास में ले जाके रोक दिया और फिर इसको दूर लेकर के जा रहे हैं, साउथ और नॉर्थ, फिर से देखा जब नॉर्थ को दूर में लेके गए थे डिफ्लेक्शन लेफ्ट में था, अब साउथ वाले को हम दूर लेकर के जा रहे हैं, मोशन इधर हो रही है, तो अब जो डिफ्लेक्शन है वो इधर स्टार्ट हो गया, पहले लेफ्ट में था तो इधर राइट में हो गया। इसका मतलब यहां से 2 कंडीशंस हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, 2-3 कंडीशंस हमने क्या ऑब्जर्व करी, क्या क्या कंडीशन ऑब्जर्व करी हमने, कि जब तक है मोशन तब तक है करंट, क्या, जब तक है मोशन तब तक है करंट, मोशन रुक गई
करंट भी खत्म हो गई, है ना। तो जब तक चलेगी करंट, सॉरी जब तक चलेगी मोशन तब तक रहेगी करंट, और जैसे ही मोशन रुक गई करंट की सांसें भी रुक जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये तो हुआ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जिसमें दो चीजें हमने कंक्लूड कर दी कि अगर है मोशन तो डिफ्लेक्शन, मोशन नहीं तो डिफ्लेक्शन खत्म। अगर ये दो चीजें हो गई, थर्ड, अगर पोल्स को चेंज कर दिया जाए, पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है अपनी प्रीवियस केसेस में। तो पोलैरिटी चेंज करने पर करंट भी पलटी मार जाती है, जो अभी यहां पर दिख रहा है आपको, ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी सिचुएशन में अगर साउथ नॉर्थ वाली सिचुएशन हम बोल रहे हैं, अलग से ही बना देता हूं ये साउथ नॉर्थ, साउथ को जब आप पास में ला रहे हो तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन भी कुछ चेंज हो गया। पहले जो डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा था वो लेफ्ट में आना स्टार्ट हो गया। डिफ्लेक्शन इधर आया, इसका मतलब करंट ऐसा ही होगी, ये ऐसा ही होगी। अच्छा, मैंने यहां पे समझाते टाइम वही डायरेक्शन बनाई है जो एक्चुअल में आती है। अभी उसका रीजन भी आपको बता दूंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो मैंने मनमानी तरीके से नहीं लिया, जो एक्चुअल में होता है वही मैंने डायरेक्शन भी बताई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि मोशन अगर इधर है तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया, मोशन रुक जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा, वापिस ही जीरो पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके कंक्लूजन। पोलैरिटी चेंज करने पर डिफ्लेक्शन पलटी मार जाता है, जब तक है मोशन तब तक है डिफ्लेक्शन, मोशन खत्म डिफ्लेक्शन खत्म, ठीक। कितनों को ये चीज समझ में आ गई? दिस वाज द फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसके बाद क्या हुआ कि एक बंदा आया जिसका नाम था लेंज, ठीक है। बहुत सारी मुर्गियां थी उसके पास, बहुत सारी मुर्गियां। ही वॉज वेरी रिच विद हैंड्स, हेनरिच लेंज, है ना, उसका नाम है हेनरिच लेंज। 1833 में हेनरिच लेंज। सो 1833 के अंदर आया ये बंदा, और इसने ये सारे ऑब्जर्वेशंस देखे और उसने इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। जो मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्शन कैसे आती है, उसने इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया? वैसे तो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन के थ्रू हमें समझ में आ रही है इजीली, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करेगा उससे हमें डायरेक्शन समझ में आ ही रही है। तो हम कह ही सकते हैं कि भाई नॉर्थ को पास में लेकर के जाओगे तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, नॉर्थ को दूर लेकर के जाओगे तो डिफ्लेक्शन उधर आएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे रूल की तरह से देखना हो कि हम कैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो वन ऑफ द रूल तो ये हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं कि अगर नॉर्थ पोल को पास में लेकर के जाएंगे तो इसमें बता सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है इस कॉइल में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बन रहा है नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब कॉइल के अंदर करंट इस तरीके से इंड्यूस होगी। सोचो ये अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल दिखेगा आपको इधर की तरफ? एन से आंटी और एन से नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ पोल इधर बना, तो नॉर्थ को पास में ले जा रहे हैं तो नॉर्थ दिख रहा है, और नॉर्थ को जब दूर लेकर के जा रहे हैं तो ये कौन सा पोल नजर आ रहा है? कौन सा वाइज है ये? साउथ, क्लॉकवाइज। तो ये बन गया साउथ, ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्थ को दूर लेकर के जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ को पास में ला रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। फिर ठीक इसी तरह से, और अगर आपने इसकी मोशन रोक दी तो कोई डायरेक्शन नहीं बन रही, यानी कि करंट खत्म हो जा रही, ठीक। अच्छा, यहां पर साउथ को जब पास में ला रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, क्लॉकवाइज साउथ पोल जनरेटेड। और अगर हम साउथ को दूर लेकर के जा रहे हैं तो अब आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो बताइए कि इसके अंदर साउथ को दूर लेकर जाओ तो कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ, पोल का मतलब कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन, इसका मतलब डिफ्लेक्शन इधर आ गया सर, ये इधर आ गया। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, यहां से भी कर लिया,
ठीक है, लेंज ने क्या बोला, लेंज को ये सब जैसे आपको समझ में आया उसको भी समझ में आ गया, लेकिन होता है ना कि कुछ थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इसको अच्छे वे में बोल दो तो कि हाँ कि साहब अगर आप, क्योंकि अब इसको एज ए रूल कैसे बताओगे कि यार नॉर्थ साउथ बार बार बोलना पड़ेगा तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं बोलूंगा कि नॉर्थ को पास में लेके जा रहा हूं तो नॉर्थ बनेगा, साउथ को पास में लेके जा रहा हूं तो साउथ बनेगा, नॉर्थ को दूर लेके जा रहा हूं तो साउथ पोल बनेगा, और साउथ को दूर लेकर जा रहा हूं तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसको कंक्लूड कर दिया क्योंकि 1831 में ये चीजें हो गई, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट 1831 में कंप्लीट हो गए, और ये 1833 मतलब आसपास की बात है, साथ की। तो इधर फैराडे ने ये चीजें दी, वो तो भाई एक नॉर्मल बंदा था लेकिन अच्छा एंथुसियास्ट था, तो बता दिए इन चीजों के। हेनरिच है, इसने ऑब्जर्वेशंस करे तो उसने कहा कि भैया इसकी डायरेक्शन के लिए उसने बोला कि करंट जो इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस क्यों हो रही है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इस वजह से जो प्रोड्यूस करंट है उसको इंड्यूस बोल रहे हैं। ये जो करंट इंड्यूस हो रही है वो इस तरह से होगी कि वो अपने लूप से पास होने वाले फ्लक्स का अपोज कर सके, अपने में से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर सके, इस तरीके से वो इंड्यूस होगी। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ लेंज, है ना, डायरेक्शन बताता है, लेंज रूल क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी, कॉइल के अंदर फ्लो होने वाली करंट को। सो अकॉर्डिंग टू द लेंज रूल the direction of current, induced current in the coil will always opposes the change of production in it। क्या जो अकॉर्डिंग टू लेंज रूल है वो क्या बोलता है कि जो कॉइल में करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो अपने प्रोड्यूस होने का अपोज कर सके। तो वो प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है उसकी अब एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, और फिर से लेंज रूल पर आएंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी। अब अगर यहां पे मैं दिखाऊं, ये सब कुछ चीजें आपने ग्रेड 10 में भी पढ़ी होगी, इजंट इट, पढ़ा था कि आपने ये सब कुछ 10 में, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितना भी पढ़ा है, बाकी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, है ना। यस सर। देखिए अब यहां पर कि इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो जब यहां पर मैग्नेट रखी हुई है, अभी मान लीजिए मोशन नहीं करवा रहे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं साहब। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ हो रहा होगा। अब सोचो ये है मैग्नेट, मैग्नेट को जब मैं पास में लेकर के आ गया, ये दूर था, अभी इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, एक काम करते हैं इसको भी बाहर रखते हैं सिमेट्री के लिए। अभी इससे कितनी लाइंस पास होती हुई नजर आ रही है आपको इस कॉइल से, मैग्नेटिक फ्लक्स 1 2 3, मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये बोला जाएगा जो पास हो रहा है, ठीक है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब मैं इसको पास में लाऊंगा, सोचो मैं इसको पास में ले जा रहा हूं, क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ जाएंगी क्या, इंक्रीज हो जाएंगी क्या, ये इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी क्या, ये वाली इसमें आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब देखिए यहां पे कंडीशन कैसी बनी होगी, क्या अब यहां पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई पास में लाते ही, मोशन जैसे जैसे टुवर्ड्स द कॉइल हो रही है, क्या इसमें से हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट, 1 2 3 4 5 6 7 का, 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, पहले था 3 अभी हो गया 7। क्या मैं जैसे जैसे पास में लेकर के आ रहा हूं तो ये बिल्कुल पास में ले गया, इन बिटवीन हो सकता है ये पहले 4 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, 7 हुआ होगा, क्या कंटिन्यूएशन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या, यस। और हमने ये देखा कि मैग्नेट को जब तक मोशन में रख रहे हैं तब तक ही करंट प्रोड्यूस हो रही है, और एक्चुअल में लॉजिकली हो ये रहा है कि अगर हम कंटिन्यूएशन में पास लेकर के जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स
इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा अप्रोप्रिएटली बोलूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है थ्रू दिस कॉइल। तो हमने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि हम पहले तो केवल ये चीजें दिख नहीं रही थी, लेकिन लॉजिक हमें पता है, तो हम लॉजिक के बेस पर एक्सप्लेन क्या करेंगे, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स will be changed through a conducting coil, then a current will be induced in it and galvanometer will show the deflection. It will show the deflection. अच्छा, मैंने यहां पे ले जाके रोक दिया, रोकते ही V कितना हो गया, 0, मोशन हो गई 0। बताइए अभी 1 सेकेंड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इससे इन फर्स्ट सेकेंड, 7। मैंने रोक रखा है तो नेक्स्ट सेकेंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, 0। अरे 7 ही तो होंगी, रोक रखा है ना मैंने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों 0 हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैग्नेट से निकल रही है ना, करंट थोड़ी पूछ रहा हूं कि करंट कितनी हो जाएगी, मैं पूछ रहा हूं 1 सेकेंड में कितनी, फर्स्ट सेकेंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने का है, 7 का। नेक्स्ट सेकेंड में मैंने मैग्नेट को रोक रखा है, तो मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलनी है कंटिन्यूएशन में, कितनी निकल रही है, 7। तो मैंने ये बोल दिया ये फाई, ये इसको बोल दिया फाई 2, इसको बोल दिया फाई 3। बताओ डेल्टा फाई क्या आया, डेल्टा फाई 2 3, डेल्टा फाई का मतलब 0। 0, 7 - 7 0। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, इसको फाई 1 बोल रहा हूं मैं। यहां फाई 1 कितना है भाई, 3। अगर मैं पूछूं डेल्टा फाई 1, डेल्टा फाई 1 2, ये कितना आएगा, 7 - 7 3 4 है ना। इन दोनों का गैप हमें मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हम ये देख रहे हैं चेंज आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इट इज नॉट 0। लेकिन अब अगर यहां पे मैं पूछूं कि थर्ड सेकेंड में फाई कितना रहेगा, 7। इसका मतलब अभी दोनों में निकालूं, कहीं पे भी निकालूं, 1 सेकेंड के बाद जब तक ये रुका हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितने से हो रहा है, 0। और 0 से हो रहा है, और उसी टाइम करंट भी फ्लो नहीं हो रही। तो मेरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए इस बेस पर, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो तो करंट भी 0 हो जाएगी, नो करंट विल इंड्यूस। इसको उल्टे तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन द करंट विल बी इंड्यूस टिल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट कब तक इंड्यूस हो रही है, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, changing the magnetic flux, current will be induced in the coil। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ बना। फैराडे ने यहां से अपना एक्सप्लेनेशन, और इसके बेस में फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, सो उसने 2 लॉज दिए, और इनफैक्ट ये फर्स्ट का मतलब ईएमआई के 2 लॉज हैं, एक होता है फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, दूसरा होता है लेंज लॉज ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा या कितनी करंट इंड्यूस होगी उसको बताता है। और लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ ऑफ ईएमआई, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ, कि किस डायरेक्शन के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये इसको बताता है। तो इसमें से भी मैं फर्स्ट फैराडेज के लॉज को डिस्कस कर रहा हूं, और ये भी 2 पार्ट में फैराडेज के लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, यहीं पे समझा देता हूं, एक्सप्लेन यहीं कर देते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है साहब कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस तब तक होगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज खत्म हो जाए, 0 हो जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ना हो, तब इंड्यूस करंट भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज ईएमआई ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ
Faraday's laws of EMI, it states that there will be induced current in a closed conducting coil till there is change in magnetic flux, or if there is change in magnetic flux linked with a closed coil, then a induced EMF and hence induced current will be there, and it will last long till there is change in magnetic flux. Whenever the magnetic flux will be zero, no induced current, no induced EMF will be there. ठीक है? So first law is whenever there is change in magnetic flux linked with the coil in it, a current and hence induced EMF will be produced in it, which will last long till there is change in magnetic flux. This is first law of EMI of Faraday. सेकेंड लॉ क्या बोलता है? क्या ये सारी चीजें टाइम के रेस्पेक्ट में ही चल रही है क्या? फाई में जो चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे क्या टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे? यस और नो? फर्स्ट सेकंड में तो टाइम के रेस्पेक्ट में. तो उसने बोला कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ है या करंट अगर होगी तो ठीक है, ऐसे मान सकते हैं ना कि करंट किसी ना किसी बैटरी से ही आती है. तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो भी करंट हुई होगी गैल्वेनोमीटर हटा दो और बैटरी लगा दो. जैसे मान लो जी इधर की तरफ डिफ्लेक्शन है तो करंट इधर जा रही है, इसका मतलब एक वर्चुअल बैटरी मैं यहां पे मान सकता हूं ये वाली. तो अभी तो इधर से प्लस और ये माइनस है, तो ये मेरा जो यहां पर गैल्वेनोमीटर जो मैंने डिटेक्शन के लिए लगाया था उसकी जगह मैं क्या मान लूं? एक वर्चुअल बैटरी. इस वर्चुअल बैटरी का जो ईएमएफ है उसी को हम इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं इसके दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस रहा होगा जिस वजह से एक करंट इसमें फ्लो हो रही होगी. तो फर्स्ट रूल तो समझ में आ गया कि अगर है डेल्टा फाई जब तक जीरो नहीं है तब तक एक करंट एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है? जैसे ही डेल्टा फाई जीरो हो जाएगा करंट और ईएमएफ भी जीरो हो जाएंगे. सेकेंड रूल ये बोलता है कि द रेट ऑफ, अगर अब इसका हमें फाइंड भी तो करना है ना इसमें रिलेशन, तो सेकेंड रूल ऑफ फैराडे बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर रेट ऑफ के बाद विद रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट टाइम से डिवाइड करते हैं. तो इसको दो तरीके से बोल सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द rate of change of magnetic flux with respect to time, or simply rate of change of magnetic flux. So E induced EMF is equals to d phi upon dt. ये मैग्नीट्यूड बताया सर, ये दो लॉ किसने बताया? फैराडे ने. लेंज आया, उसने क्या कहा कि अगर आप नॉर्थ पोल को पास में ले जा रहे हो तो यहाँ पे कौन सी करंट जनरेट हो रही है, कौन सा पोल जनरेट हो रहा है? नॉर्थ पोल. अगर जनरेट होगा तो उसके थ्रू आप खुद बताइए कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा. यस और नो? ऐसे होगा. yes. जबकि मैग्नेट का फ्लक्स इधर आ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे? हाँ कि ना? yes. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में है मोशन उसकी, या जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी या उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे ई का फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूं? माइनस डी फाई अपॉन डी. हाँ कि ना? Yes, sir. दिस इज द लेंज लॉ ऑफ ईएमआई. थ्योरेटिकली या वर्डिंग फॉर्म में क्या बोल रहे हैं कि द इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट विल ऑलवेज produced in the coil in such a way that it will always oppose the cause of it. किसके? Cause of its production in the coil. कि जो भी induce EMF या induce current प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर वो हमेशा इस तरह से इंड्यूस होंगी कि वो अपने होने का, अपने प्रोड्यूस होने का, कॉइल में प्रोड्यूस होने का अपोज कर सकें. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में भी आप काम करोगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला पोल बनेगा. तो देखो अब यहाँ पे जल्दी से एक लॉजिक समझ लेते हैं. नॉर्थ को पास ले जा रहा हूं, नॉर्थ को अपोज करना है, मुझे इस मोशन का अपोज करना है, कौन सा पोल जनरेट करूं?
नॉर्थ। नॉर्थ। अब मैंने क्या किया, मैं नॉर्थ को दूर ले जा रहा हूं, तो बताओ इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा? कम। कम हो रहा होगा। कम। कम। अब इसको एक बार हैबिट पड़ चुकी है ज्यादा की, कि भाई ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स था, ज्यादा से अब ये कम होगा, तो ये फिर से ये कोशिश करेगी कॉइल कि मेरे में से मैग्नेटिक फ्लक्स कम ना हो। तो ये क्या करेगी, अपने अंदर एक ऐसी करंट जनरेट करे कि वापस इसको 7 ही मिलना चालू हो जाए। सोचो मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, तो 7 से घट करके 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, बाकी इधर आ गई। तो ये क्या करेगी, एक कॉइल अपने अंदर एक ऐसी करंट इंड्यूस करेगी जिसके थ्रू साउथ पोल मिल जाए। साउथ पोल मिल जाए तो बताओ इस खुद की कॉइल का ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? ये वाला साउथ इधर है ना, यस सर। समझ में आया भाई? साउथ इधर की तरफ साउथ है तो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से इधर ही तो निकलेंगे। क्या ये सपोर्ट कर रहे हैं क्या इस वाले का और इस वाले का? तो ये क्या कर रही है, नॉर्थ को दूर भी नहीं जाने दे रही, नॉर्थ को पास भी नहीं आने दे रही। तो जो कॉइल है जब वो रुकी हुई है, तो कोई दूर से आ रहा है नॉर्थ वाला पास में, तो पहले कोशिश करेगी पूरी पूरी कि मेरे पास ना आए। अब एक बार पास आ गया तो कोशिश करेगी मुझसे दूर ना जाए। दोनों ही सिचुएशन में पहले तो आने का अपोज कर रही है, फिर दूर जाने का अपोज कर रही है। कौन? कॉइल। ठीक है, तो पहले ये पास नहीं आने देती, एक बार पास आ गए तो दूर नहीं जाने देती। दूर नहीं जाए तो नॉर्थ को ये क्या करनी चाहिए, अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पास आ रहा था, तो पास आने से इसको रोकने के लिए इसको रिपेल करना है कि अट्रैक्ट करना है? रिपेल। तो ये नॉर्थ पोल बना दी। नॉर्थ पास आए तो नॉर्थ पोल बन जाए ताकि ये इसको अपोज कर सके। नॉर्थ दूर जा रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए इसको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना है तो साउथ पोल। यही कहानी साउथ पोल में हो रही। साउथ पोल पास आ रहा है तो साउथ पोल पास ना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट की रिपेल? रिपेल। तो साउथ पोल के लिए कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए था? साउथ पोल। साउथ। इसलिए साउथ को पास लाते हैं तो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होती है। अब मैं साउथ को दूर ले जा रहा हूं, तो ये साउथ को दूर नहीं देना, दूर नहीं होने देना चाहती, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा पोल जनरेट करना पड़ेगा, नॉर्थ। 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 पूरी कहानी समझ में आ गई? यानी कि ये रिलेटिव मोशन का, कैसी भी रिलेटिव मोशन हो उसका ये हमेशा अपोज करेगी। पास आए तो भी अपोज करना है, दूर जाए तो भी अपोज करना है, और एक जगह खड़े हो गए तो कुछ नहीं, ठीक है, करंट जीरो, ईएमएफ जीरो। कि भाई जैसे ही सामने वाला पास आ रहा है तो अपोज करना है, दूर जा रहा है दूर भी नहीं जाने देना, पास भी नहीं आने देना, और तुम खड़े हुए हो तो खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, पास नहीं आना दूर भी नहीं जाना। ये इसकी सिचुएशन है। तो ये अपने लेंज ये बताता है कि देयर विल बी ऑलवेज अपोजिशन इन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ये कहानी पूरी जो मैंने एक्सप्लेन करी उसको स्टेशनरी मान के करी, बट अगर मैं यहां मैग्नेट को रोक लूं और कॉइल को इधर ये लेकर के पास में हूं, सेम इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व। कहने का मतलब आप चाहे मैग्नेट को मूव करवाओ इसको स्टेशनरी रख के, या मैग्नेट को स्टेशनरी रखो कॉइल को पास में लाओ, सेम कहानी विल बी देयर। क्यों? क्योंकि इसको पास में लाओगे तो ये जो फ्लक्स है ये इसमें से चेंज होना चालू हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको दूर लेकर के जाने की कोशिश करूंगा तो इसमें से फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो फिर से ये पलटी मार के साउथ पोल जनरेट कर लेगा। ठीक है, अब कोई कहे कि सर दोनों को करवा दो तो भी सेम इफेक्ट रहेगा। अगर आप दोनों को पास में ला रहे हो तो रिलेटिवली दोनों क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पास आ रहे हैं तो पोल कैसे जनरेट होने चाहिए, सिमिलर या अपोजिट? Similar poles. So whenever there will be a relative motion due to which they are coming close to each other, similar pole will be induced. The current will be induced in such a way that it should generate a similar pole, whatever kind of pole is coming closer to it. Similarly, second rule में क्या बोल दूं? Whenever there is relative motion in between coil and magnet in such a way both are going far apart from each other, then what will happen? The current will induce in the coil in such a way that it will
it will generate or it will induce what kind of pole? Attractive pole. Opposite pole. Opposite pole. नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बन जाएगा, साउथ दूर जा रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा. नॉर्थ और नॉर्थ कॉइल के पास आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा, साउथ कॉइल के पास आ रहा है तो साउथ बनेगा. सो finally, what is our conclusion? Whenever there is a relative motion between the coil and magnet, a current and hence an EMF will be induced in such a way that it will always try to oppose the production of it, and due to which they will create the poles in such a way, if the both of them are coming closer, then they will generate or they will induce the current in such a way so that a similar pole should be generated. And if there is the relative motion in between coil and magnet in such a way that both are going far apart from each other, then there should be induced current and EMF in the coil in such a way that they will be generating or they will be producing the opposite poles. ठीक है, whatever pole is moving far. कितनों को ये प्रॉपर्ली सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई साहब?